नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। अगर स्लेट एकदम सफा चट हो तो फिर उस पर अपने मन मुताबिक कुछ भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, ये छात्र के ऊपर है कि वो उस पर ABCD लिखता है, क ख ग लिखता है, गिनती लिखता है या फिर कुछ और। अगर छात्र पढ़ने वाला हो तो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसे महज पढ़ने का नाटक ही करना हो तो वो चाहे स्लेट हाथ में लेकर उस पर कुछ भी ऊल जलूल चीजें बनाकर, फूल पत्तियां बनाकर महज टाइम पास भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी अपनी सफा चट स्लेट पर वही फूल पत्तियां आंकने में जुट गई है। ऐसे में किसी को इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ महीने पहले तक माथे पर चंदन का तिलक लगाकर और माता की चुनरी ओढ़कर पूजा करते हुए फोटो खिंचवाने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा जी ने अब उत्तर प्रदेश में उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करनी शुरू कर दी है। अब ये सब करके पार्टी की मंशा क्या है, ये तो पार्टी को ही पता होगा। कांग्रेस पार्टी की ये पुरानी आदत रही है कि वो चुनावी मौसम के हिसाब से ही अपने रंग बदलती है। वैसे तो राहुल गांधी को थाईलैंड और इटली घूमने से फुर्सत नहीं, लेकिन ये सबने देखा है कि चुनावों के समय राहुल किस तरह एक के बाद एक मंदिरों के चक्कर लगाने में लगे रहते हैं। इसके साथ कई साल पहले ये भी कई बार देखा गया है कि वोट मांगते समय प्रियंका गांधी का पहनावा क्या होता था और चुनाव के बाद क्या। चुनाव के साथ ही उनका पहनावा साड़ी से सीधा वेस्टर्न ड्रेस में तब्दील हो जाता था। यही कांग्रेस का चरित्र है, दोगुला चरित्र। पहनावा ही क्या, ये कांग्रेस की फितरत में शुमार है कि वो अपनी ही बातों से पलट जाती है। पहले कांग्रेस के ही कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने नए संसद भवन की बात रखी और अब कांग्रेस PM मोदी की खिलाफत करने के लिए खुद ही सेंट्रल विस्टा का विरोध करने में लगी हुई है। इसके साथ ही जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनावों में कृषि कानूनों की वकालत की थी अपने घोषणा पत्र में, वही राहुल गांधी और वही कांग्रेस इसे काला कानून बता रहे हैं और इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जहां तक बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की है तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि उसे अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कोशिश फिर से करनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा करेगा, क्योंकि राजनीति हो या फिर कोई और क्षेत्र, प्रयास करना ही सफलता का आधार होता है और मूल मंत्र भी। पर जो वोट बैंक 30 साल पहले छिटक कर दूर चला गया था, उसे वापस पाने के लिए क्या उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग काफी होगी? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्ताह में 2 बार मीटिंग करने से वोट बैंक के पार्टी के पास वापस आने की संभावना, उम्मीद बढ़ जाएगी। इन विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपने साथ लेना चाहती है, क्योंकि वहां इस्लामिक शिक्षा के केंद्र हैं। मतलब ये कि पार्टी हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे मुसलमानों का वोट उसे मिल सके, बिना इस बात की चिंता किए कि जिस ध्रुवीकरण का आरोप पार्टी भाजपा पर लगाती आई है उसकी शुरुआत वो खुद कर रही है। राजनीति हो या कॉरपोरेट, सारे संभावित सिद्धांत और दर्शन उपलब्ध होने के बावजूद नेता और राजनीतिक दल सबसे पहले व्यवहारिकता और पूर्व सफलता के रेप्लिकेशन की ही शरण में जाते हैं और ऐसा ही हो रहा है। राजनीतिक सलाहकारों और रणनीतिकारों द्वारा दलों के नेताओं को याद कराया जाता है कि एक बार जब 20 साल पहले या 30 साल पहले ये समस्या, ये परेशानी आई थी या वो वाला संकट आया था, तब आपकी दादी, नानी, नाना, पापा ने ये राजनीतिक चाल चली थी और स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। प्रियंका वाड्रा भी इस समय शायद ऐसी ही किसी राजनीतिक सलाह को मानकर पुराने दिनों की कांग्रेसी रणनीति को दोहराना चाहती हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी शायद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली सफलता से भी प्रेरित है और सफलता के उसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी दोहराना चाहती है, लागू करना चाहती है। इसको लेकर एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है, पर क्या ऐसा किसी भी सूरत में मुमकिन हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। कोई भी इमारत हवा में नहीं बल्कि नींव पर खड़ी होती है।
ऐसे में कांग्रेस की इस कवायद पर पहला प्रश्न ये उठेगा कि ममता बनर्जी की जिस सफलता को कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहती है, क्या उसके लिए पार्टी के पास राज्य में संगठन है? और अगर है तो क्या ये उसे जीत दिलाने के लिए पर्याप्त है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी की अपनी पार्टी के पास एक मजबूत संगठन था, जिसकी सफलता की संभावना पर विश्वास करके मुसलमान तृणमूल कांग्रेस को वोट करने के लिए मन बना पाए। उसमें भी ऐसा वोट बैंक शामिल था जिसे कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने कई जगह खुद ममता के पास जाने का रास्ता दिखाया। दोनों दलों ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बताया कि हम नहीं जीत सकते, इसलिए सेक्युलर राजनीति को ऑक्सीजन देने के लिए ये आवश्यक है कि आप अपना वोट बैंक ममता बनर्जी के पास ले जाएं। जिस कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में संगठन तक नहीं है, उसकी सफलता की संभावना पर क्या उलेमा, मौलाना या मुस्लिम समुदाय विश्वास कर सकेगा? दूसरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसी पश्चिम बंगाल की थी? पश्चिम बंगाल में सेक्युलर राजनीतिक दलों गुटों की संख्या 3 थी, जिसमें राजनीतिक शक्ति के अनुसार तृणमूल कांग्रेस हर लिहाज से सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस और वामपंथी दल के पास संगठन कुछ ही इलाकों में बचा है, उनके पास बाकी के संसाधन भी मजबूत नहीं थे। प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है? उत्तर प्रदेश में सेक्युलर वोट लेने के लिए भी 3 दल हैं, जिनमें कांग्रेस सबसे कमजोर है। भाजपा से मुकाबले की दौड़ में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, क्योंकि उसके पास मुस्लिम वोट के अलावा भी अपना एक वोट बैंक है। यही बात बसपा पर भी लागू होती है। पर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस के पास आखिर है क्या? कांग्रेस की तो ये हालत है कि उसे राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार खोजना भी असंभव सा जान पड़ेगा। क्या मुसलमान वोट बैंक उस राजनीतिक दल पर विश्वास कर सकता है जिसका नेता उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल चला गया? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक का ट्रांसफर इसलिए आसान रहा क्योंकि वहां वोट एक पार्टी के पक्ष में जाने थे। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हो सकता है? शायद नहीं। और यदि मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पश्चिम बंगाल मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहेंगे तो तीनों दलों को समान वोट मिले, इसके लिए क्या कोई कारगर मॉडल बनाया जाना आसान होगा? यदि ऐसी कोई संभावना हो भी तो उसका आधार क्या होगा? और बाकी के 2 दल किसी एक दल के पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक ट्रांसफर करना भी चाहेंगे तो क्या वो दल कांग्रेस हो सकता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर कांग्रेस पार्टी को ढूंढना होगा। उसके अलावा एक सवाल यहाँ पर यह भी उठेगा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की लगभग 4 साल की मेहनत से आखिर क्या हासिल होगा, जिसकी वजह उन्होंने बार बार साबित करने की कोशिश की है कि हिंदू हितों के सबसे बड़े वाहक वही हैं। मंदिर मंदिर घूमकर पूजा, संगम में स्नान और खुद को गंगा पुत्री बताना ऐसे ही मेहनत वाले काम हैं जिन्हें आगे रखकर हिंदुओं का विश्वास जीतने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सफाचट स्लेट पर एक समय हिंदू आस्था वाला अध्याय लिखा गया था, उसे फिर से साफ करके उसी पर मुस्लिम आस्था वाला अध्याय लिखना कितना सरल होगा, कितना आसान होगा। मुसलमानों के बीच जाने पर काला लिबास पहनना और हिंदुओं के बीच जाने पर चंदन लगाना प्रियंका के लिए आसान होगा, पर उस पर विश्वास करके वोट देना वोटर के लिए बड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। साथ ही पार्टी के अंदर और बाहर प्रश्न ये भी उठेगा कि जो प्रियंका कर रही हैं उस रणनीति को क्या राहुल का भी समर्थन मिला हुआ है? ये प्रश्न इसलिए भी उठेगा क्योंकि ये धारणा अब तक आम हो चुकी है कि कांग्रेस में दोनों के अपने अपने गुट हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बस 8 महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक का विश्वास जीतने लायक संगठन इतनी जल्दी तैयार कर लेना आसान नहीं होगा। उलेमाओं के साथ मीटिंग वगैरह करके कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा किसी संभावित गठबंधन के लिए बार्गेनिंग पावर इकट्ठा करने की कोशिश भले ही कर सकती है, पर मीटिंग की बुनियाद पर मुस्लिम वोट बैंक हासिल कर लेना पार्टी के लिए फिलहाल दूर की कौड़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।